जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान भाग 2 अध्याय 3 भारतीय संघीय व्यवस्था के तत्व प्रमुख तत्व पढ़ रहे थे। उसमें आज हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था के गुण। क्या है? संघीय व्यवस्था के गुण, यानी संघीय व्यवस्था अपनाने के पीछे क्या क्या है जो चीजें हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है या उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो पहला नंबर 1 है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। नंबर 1 है वो है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि। क्या? राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, राष्ट्र की एकता में वृद्धि। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है तथा राष्ट्रीय भावनाओं में दृढ़ता आती है, क्योंकि कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। क्या होती है? प्रबल। दूसरा क्या है? दूसरी जो चीज है वह है निर्बल एवं छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त। निर्बल व छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त। क्या है? निर्बल और छोटे। कुछ राज्य भौगोलिक दृष्टि से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ राज्य भौगोलिक दृष्टि से छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इन छोटे राज्यों की अपनी आवश्यकताएं या सीमित संसाधनों में इनका विकास संभव नहीं है। कुछ राज्य आर्थिक रूप से निर्बल होते हैं। क्या होते हैं? तो उनका भी विकास नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? विकास हो नहीं पाता है। अतः संघीय व्यवस्था के तहत उन्हें केंद्र से कुछ सहयोग मिल जाता है, इसलिए ये छोटे और निर्बल राज्यों के लिए एक उपयुक्त शासन व्यवस्था है। तीसरी है स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहन। क्या है? स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहन। स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहन। स्थानीय संस्थानों को प्रोत्साहन का मतलब यह है कि इस शासन व्यवस्था में स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बल दिया जाता है। यानी संघीय व्यवस्था में केंद्र का ये मानना है। क्या है? केंद्र हमेशा चाहता है कि स्थानीय शासन या स्वशासन मजबूत हो। क्या हो? मजबूत हो, ताकि केंद्र को कम से कम है जो कार्य करना पड़े या केंद्र की कम से कम जिम्मेदारी रहे। इसलिए यह शासन व्यवस्था स्थानीय शासन को विकसित करती है, उस पर जोर देती है। और स्थानीय शासन एक बार अगर डेवलप हो जाए या अपने मूल ढांचे में आ जाए तो फिर राज्य निर्बल हो ही नहीं सकते। चौथा है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप। चौथा है शक्ति पृथक्करण, जो मैंने आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप। तो इसमें क्या है? आप पढ़ोगे जब अगली क्लास में आओगे
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें ये अमेरिकन सिस्टम है, जिसमें शासन की तीनों शक्तियों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन किया जाता है, उस सिद्धांत का ये अपनाया जाता है इसमें, क्योंकि शासन की शक्तियों का विभाजन संघ सरकार उसकी इकाइयों तथा राज्यों की सरकारों में होता है। इससे संघर्ष की भावना नहीं होती। जब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाता है, क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, क्या है? हो जाता है, तो है जो उनमें संघर्ष या टकराव की है जो स्थिति नहीं होती है। क्या नहीं होती है? संघर्ष की भावना नहीं होती है या खत्म हो जाती है, जो एक विकासशील राज्य के लिए आवश्यक है। पांचवा है निरकुंजता का अभाव। कौन सा है? निरकुंजता का अभाव, अर्थात कोई भी है जो निरकुंज नहीं होता है, अमर्यादित नहीं होता है, असीमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस शासन व्यवस्था में संविधान लिखित और कठोर होता है। इस शासन व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें संविधान हमेशा, क्योंकि जब विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, तो संविधान हमेशा लिखित, पहली शक्ति तो है लिखित और दूसरी है कठोर। क्यों? क्योंकि कठोरता के नियम के बगैर है जो विभाजन या हस्तक्षेप का नहीं किया जा सकता है। तो लिखित और एक कठोर संविधान होता है, जिसमें नागरिक तथा सरकारी कार्य क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या होती है कि नागरिक के कार्य कौन कौन से हैं, नागरिकों के कार्य कौन कौन से हैं और सरकार के कौन कौन से कार्य हैं। ये एक स्पष्ट चीज होती है, जिससे जो इसमें टकराव की भावना नहीं होती है। और क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, इससे शासन और फिर इसमें एक तो विभाजन है, क्या है? इसमें विभाजन है, क्या है? विभाजन है या निर्देशित है। और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, क्या? न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी क्या है जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो उसमें भावना है, उस वजह से ये भी है जो क्या है, इससे जो उसमें टकराव नहीं होता है और इसमें निरकुंजता का अभाव होता है। फिर 506 है विश्व बंधुत्व की भावना। कौन सा? विश्व बंधुत्व की भावना। क्या भावना? सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना। संघात्मक शासन में सभी इकाइयां परस्पर सहयोग से रहती हैं। इकाइयां आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में। आंतरिक रूप से तो क्या है? आंतरिक रूप में तो मजबूत कौन है? इकाइयां या घटक, क्या? घटक राज्य। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है जो केंद्र या संघ है जो मजबूत होता है। तो इसलिए ये विश्व बंधु, इस प्रकार के शासन में विश्व के सभी राष्ट्रों में राज्यों का संबंध स्थापित होता है। अतः विश्व बंधुत्व की भावना इस प्रणाली की विशेषता है। और इस व्यवस्था में विश्व के राज्यों में पारस्परिक सहयोग की भावना भी उदय होती है। अब हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था के कुछ दोष, क्योंकि जब गुण है तो कुछ न कुछ इसके दोष भी हो सकते हैं। क्या है? जब इसके गुण हैं तो कुछ न कुछ इसके दोष भी हो सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था का सबसे पहला दोष क्या है वो देखो। संघीय व्यवस्था में कुछ दोष भी हैं। संघीय शासन व्यवस्था संकट काल में अनुपयुक्त होती है, क्योंकि युद्ध व आंतरिक संकटों के समय संघ सरकार राज्य सरकारों की सहमति के बिना भी कोई निर्णय लेने में असमर्थ होती हैं। तो ये सबसे पहली जो बात है, ये संकट काल में, किसमें? संकट काल में, संकट काल में अनुपयुक्त होती हैं। क्या होती हैं? संकट काल में अनुपयुक्त होती हैं, क्योंकि निर्णय लेने में
केंद्र अपनी जिम्मेदारी पर ले, राज्यों की सहमति ले, राज्यों को है जो विश्वास में ले, इसलिए जो ये व्यवस्था में है जो देरी हो जाती है। दूसरा है ये व्यवस्था केवल बड़े देशों के लिए है, इसमें है बड़े राष्ट्रों के लिए, किसके, बड़े देशों के लिए है, छोटों के लिए नहीं, छोटों के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़े राष्ट्रों के लिए ये उपयुक्त व्यवस्था है, वहां संघ घटक राज्य हो सकते हैं। इस संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार होती है, इस प्रकार दो प्रकार की सरकारें होती हैं जिसमें धन का अपव्यय होता है, और सरकारें दो प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, सरकारें दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक संघ और एक राज्य, दो होती हैं। तो दो सरकारें चलाने से क्या होगा, धन का अपव्यय होता है, क्या है, धन का अपव्यय होता है जो राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में संघ के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। फिर कई जगह पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, जिससे संघ को खतरा है, क्या है, संघ को खतरा रहता है, क्या रहता है, खतरा रहता है। क्यों, क्योंकि संघ हमेशा राज्य के जो नागरिक है उसको अपनी राज्य के प्रति ज्यादा है जो भावना प्रबल होती रहती है। इस व्यवस्था में वैधानिक संघर्षों का भय बना रहता है, क्योंकि कब, और पांचवा है वैधानिक है जो संघर्षों का, कैसा, संघर्षों का भय रहता है। क्यों वैधानिक संघर्षों का भय क्यों रहता है, क्योंकि कानूनी अड़चनें आ रहती है, क्या रहती है, कानूनी अड़चनें आ रहती है कि संघ है या राज्य की जिम्मेदारी है, जिससे मामला उलझ जाता है और राष्ट्र विकास की गति में पिछड़ जाता है। तो वैधानिक है जो इसमें भावना भी होती है, फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। यह व्यवस्था एक कठोर शासन व्यवस्था है जिसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर क्या है, कठोर शासन व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन सरलता से नहीं होता है। इस तरह से वर्तमान समय में तत्काल निर्णय लेने का समय है, और उससे है जो हम विकास ज्यादा उपयुक्त या जनोपयोगी कर सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में क्या है कि सरलता से डिसीजन नहीं होता है, जिससे हम विकास की गति में पिछड़ जाते हैं और कई बार वही राष्ट्र के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब इसका संघीय शासन व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अथवा अंतर्राष्ट्रीय नीति में पूर्ण सफल नहीं रहती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण सरकार की एक प्रक्रिया के तहत करती हैं। संघ सरकार को इसमें राज्यों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी राज्य सरकारें एकजुट होकर संघ की विदेश नीति का भी विरोध करता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सफलता नहीं मिलती है। और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता नहीं, क्योंकि कई बार राज्य सरकारें एकजुट होकर किसी भी नीति का विरोध कर देते हैं, जिससे उस देश की अंतर्राष्ट्रीय या विदेश नीति भी सफल नहीं होती है। और किसी भी राष्ट्र की अगर विदेश नीति ही सफल नहीं है तो वो दुनिया के एक मंच के साथ या दुनिया के विकास के साथ नहीं रह सकता है। धन्यवाद।